चलिए, प्रोविडेंट फंड का क्या हुआ था हम लोग को, एसपीएफ आरपीएफ हम लोग कवर कर लिया था। तो बाकी दोनों क्या हो गया आप लोगों का स्टेचुटरीली मैंडेटेड नहीं है। ये दो कौन बोल रहा था, ये गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको बाय लॉ मानना ही पड़ेगा। और पैसा किसका पास जमा करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा करना है। ये बोला है कि आपको मानना तो है, लेकिन पैसा किसका पास जमा करना है, एम्प्लॉयर खुद से कर दिया। ठीक है, फिर अभी आ गया अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मानने क्या हुआ, इसमें आपने क्या किया, प्रोविडेंट फंड तो क्रिएट किया है लेकिन उसको रिकग्नाइज नहीं किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है कि आप अपना एम्प्लॉयज का पैसा लेके एक प्रोविडेंट फंड क्रिएट करो और उस कॉर्पस से आप पेमेंट करो बोल के क्या दिया, नहीं दिया, परमिशन नहीं दिया है। तो पहला बात क्या है, ये नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो सेम चीज कंट्रीब्यूशन, अगर आप प्रोविडेंट फंड बना रहा है आपको दोनों तरफ से पैसा जाएगा, एम्प्लॉयर से भी जाएगा और एम्प्लॉय से भी पैसा आएगा। फिर बाकी दोनों में क्या हो रहा था, पहले वाला में एसपीएफ है मतलब स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड है और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ये आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका सैलरी से डिडक्ट होके आपने जमा किया है। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, पहला तो आपका ग्रॉस सैलरी पूरी टैक्सेबल हो गया। फिर उसका बाद में आपका जब आपने क्या कर दिया, जीटीआई निकाला, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम निकाला। फिर उसका बाद में आपने चैप्टर 6A में क्या किया, डिडक्शन ले लिया। डिडक्शन किसका क्लेम किया कि आपने यहाँ पे पैसा जमा किया, तो आरपीएफ में पैसा जमा किया बा एसपीएफ में आपने पैसा जमा किया, उसका आपने डिडक्शन क्लेम कर सक रहे थे। और आप जब भी यूआरपीएफ में पैसा जमा किया होगा वो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने लॉ अबाइड नहीं किया है, लॉ को फॉलो नहीं किया है। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो तो एम्प्लॉयर दे रहा है, अपना तरफ से पैसा दे रहा है, वो किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, बा अपना ही फंड में पैसा जमा कर रहा है। तो आपको तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है। फिर उसका ऊपर में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट जो कि आपको यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिल रहा था, और उसको एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बाकी सब ये रिकग्नाइज बाई लॉ है, गवर्नमेंट का पास जमा है, ये एम्प्लॉयर का पास जमा है लेकिन ये रिकग्नाइज बाई गवर्नमेंट है, लेकिन ये भी एम्प्लॉयर का पास जमा है लेकिन रिकग्नाइज बाई गवर्नमेंट नहीं होने का कारण आपको इस जगह से जो भी पैसा आएगा ये पैसा आपने जमा कर दिया, फंड में पैसा जमा कर दिया। ठीक है, जमा करने के बाद उसके ऊपर में आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। ये इंटरेस्ट आपका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये फिर यूआरपीएफ में अगर जमा किया, जैसे आपको क्या मिल रहा है, बैंक में आपको सैलरी मिल रहा है, सैलरी आपको कहाँ पे मिल रहा है, बैंक में मिल रहा है। सैलरी तो टैक्सेबल हो गया, यहाँ पे भी आपका कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल है, डिडक्शंस आपको नहीं मिलता है। सैलरी से भी मान लीजिए आपको यूपीएफ में पैसा नहीं मिल रहा है, आपको नॉर्मल सैलरी मिल रहा है, तो वो आपका टैक्सेबल ही हो रहा है। टैक्सेबल जब हो रहा है, बैंक में क्रेडिट हुआ है, वही पैसा आपने क्या कर दिया, अपना कुछ एक पोर्शन पैसा आप बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। बैंक से आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वही इंटरेस्ट आपके लिए टैक्सेबल होता है या नहीं होता है, होता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, आपने पैसा जमा किया है कहाँ पे, यूआरपीएफ में जमा किया है, वही पैसा का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसको नॉर्मल इनकम का हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया, तो आपको उसका ऊपर में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन कहाँ पे होगा, टैक्सेबल फ्रॉम अदर सोर्सेस, सैलरी में नहीं होगा। एम्प्लॉयर का उधर पे भी आपको टैक्सेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसका पैसा है, एम्प्लॉयर का पैसा है, आपका पैसा नहीं है, तो आपको भी टैक्सेबल नहीं करना है क्योंकि आपका पैसा नहीं है। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में आपको कहाँ पे जमा किया है, यूआरपीएफ में जमा किया है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो रहा था, यहाँ पे भी एग्जेम्प्ट हो रहा था, कोई भी टैक्सेबल नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं देना है। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो भी पैसा लगाया था, क्यों नहीं देना है,
क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैक्स आपने पे कर दिया है। सैलरी के ऊपर में आप पहले ही हर एक एवरी ईयर तो टैक्स दे रहा है, तो फिर से यहाँ पे टैक्स देने का कोई मतलब नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट में आपको अदर सोर्सेज में टैक्स देना है, वो तो आप भी दे रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? अपना ही पोर्शन का पैसा आपको फिर से घुमा के मिल रहा है, तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में टैक्स नहीं देना है। मेरा ही पैसा हमको रिसीव कब मिल रहा है? रिटायरमेंट का बाद में रिसीव हो रहा है, तो उसमें मुझे टैक्स नहीं देना है। मैंने अपना ही पैसा से 10-10 रुपया करके जमा किया, और मुझे कितना मिल रहा था? 100 रुपीज़ मिल रहा था, ठीक है। 100 रुपीज़ में से मैंने 10 रुपया कहाँ पे दे दिया? URPF में दे दिया। तो मुझे टैक्स कितना का ऊपर देना पड़ रहा है नॉर्मली? 100 के ऊपर में। तो ये 10 रुपया तो ऑलरेडी मैंने उसका ऊपर में तो टैक्स दे ही है, तो इसका ऊपर में भी मैंने टैक्स दे दिया है। तो जब मुझे रिटायरमेंट का टाइम में ये 10 रुपया फिर से मिलेगा, उसके ऊपर में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, लेकिन इसका ऊपर में जो भी एडिशनल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, वो इंटरेस्ट का ऊपर में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कौन सा हेड में देना पड़ना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में देना है। करेक्ट, नहीं देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको बोल रहा है कि एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ होगा उसमें नहीं देना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आपको रिटायरमेंट में मिल रहा है, तब जाके आपको एज अ सैलरी उसका ऊपर में लगेगा। हाँ, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर से आपको पैसा मिल रहा है, आप बीच में तो आपको टैक्सेबल नहीं हो रहा था, तो आपको कब देना है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट, उसको टैक्सेबल एज सैलरीज। कब होगा? रिटायरमेंट के टाइम में, ठीक है। फिर पीपीएफ आ गया। पीपीएफ हो गया क्या? पीपीएफ बनाया था उस इंसान के लिए जो सैलरीड नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया? कि खुद से प्रैक्टिस कर रहा है, काम कर रहा है, उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान लोग बोल रहा था कि नौकरी करने से ही हम पैसा जमा कर रहा है, 12% मेरा जमा हो रहा है, और उसी से मेरा रिटायरमेंट का बाद में हम अपना लाइफ सस्टेन कर पा रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को भी ऐसा कोई एक स्कीम चाहिए जिसमें हम लोगों को टैक्स नहीं देना पड़े रिटायरमेंट के टाइम में। तो वैसा स्कीम मुझे मिल सकता है कि नहीं? तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग के लिए क्या बनाया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कि आप अपना ही एम्प्लॉयर है और आप क्या कर सकता है? अपना ही अर्निंग से कुछ एक पोर्शन आप जमा कर दो, और वही चीज़ को आपको जमा करने का बाद में आफ्टर सर्टेन पीरियड 6 ईयर्स का बाद में आपको क्या मिल जाएगा? पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा उसका ऊपर में। वो पैसा क्या होगा आपका लिए? नॉट टैक्सेबल होगा, ठीक है। आप कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, और आप क्या अकाउंट खोला है? पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट कहाँ पे खोल सकता है? कोई भी पोस्ट ऑफिस बैंक में जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ, बैंक में जाओ, आप खुलवा सकता है। तो इसमें कौन पैसा जमा करेगा? इंडिविजुअल्स खुद ही जमा करेगा। आपको डिडक्शंस मिलेगा कि नहीं? पैसा जमा करने से मिलेगा, करेक्ट। अगर मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं है और मैंने क्या कहते हैं पीपीएफ में पैसा जमा किया, मेरा जितना भी अर्निंग है उसका ऊपर में तो टैक्स लगेगा। फिर डिडक्शन भी जितना भी हम पैसा पीपीएफ में जमा कर देगा उसमें हमको डिडक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है? एक्ट है, एक्ट है, एक्ट है। इसमें एक्ट नहीं है, तो इसीलिए नहीं मिल रहा है। बाकी सब में देखिए मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। इसमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इसका वजह से। समझ में आ गया? फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? नहीं है, तो इसमें कुछ बात नहीं आता है। इंटरेस्ट मिलेगा, आपका ही कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं? हाँ होगा। किस लिए? एक्ट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, यहाँ पे 9.5 था, बाकी सब में इसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर रिटायरमेंट का टाइम आपको पैसा मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। टैक्सेबल होगा? नहीं होगा, ठीक है। हो जाएगा, नहीं लगेगा, करेक्ट। खुद का ही पैसा है ऑलरेडी, आपने इसका ऊपर 100 रुपीज़ का ऊपर में तो दे दिया, टैक्स दे दिया है, तो उसका ऊपर में लगने का क्वेश्चन नहीं आता है। इंटरेस्ट का ऊपर में लगना चाहिए, लेकिन लगता क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक्ट बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्ट है, यहाँ पे भी एक्ट है, इसलिए बाकी इसमें लग रहा था, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। हो जाएगा। चलिए आप लोग 1 मिनट दीजिए इसमें, इसको
उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बुक में भी ऐसा टेबल होगा शायद, है? सेम टेबल है ना, अलग है? सेम ही है। इसका बाद हम लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को यही चीज़ देखना है कि सैलरी फॉर डिफरेंट सिचुएशन में सैलरी का डेफिनेशन अलग अलग आ रहा है। कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो कि आपका क्या था, परक्विजिट था। परक्विजिट में क्या क्या था आप लोगों का, बेसिक डीए कमीशन, उसका अलावा आप लोगों को बोनस भी है, ऑल टैक्सेबल अलाउंस है, मॉनिटरी पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर। परक्विजिट को छोड़ के जितना भी पैसा आपको मिला है टिल द कंप्यूटेशन ऑफ आरएफए, आपको सबको ही पकड़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए, एग्जेम्प्टेड अलाउंस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी आप लोगों को मिल रहा था वो सबको नहीं पकड़ना था। चलिए वो हो गया। फिर आप लोगों का ले गया था ग्रेचुटी। ग्रेचुटी में भी क्या था, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक में कवर्ड होना पड़ेगा, नॉट कवर्ड है वो वाला है। तो अगर कवर्ड है तो आपको बेसिक प्लस डीए पकड़ना है, डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में भी सेम चीज़ है। फिर ग्रेचुटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अगर कवर्ड बाय नहीं है तब जाके आपको बेसिक प्लस डीए और प्लस कमीशन है, और ये कमीशन भी आपको परसेंटेज में लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ रिटायरमेंट बेनिफिट है, हाँ इसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट ही पकड़ना है। लीव सैलरी इसमें भी सेम है, रेंट फ्री अलाउंस इसमें भी सेम है, आरपीएफ में भी सेम है, वॉलंटियर रिटायरमेंट में भी सेम है। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब आप कंप्यूट करेगा उसमें आपको खाली बेसिक को ही पकड़ना है, ठीक है। फिर बीच में हम लोग ने एक प्रॉब्लम देखा था जहाँ पे हम लोगों को हर एक चीज़ का क्यूमुलेशन करके हम लोगों को सैलरी से कितना इनकम आ रहा था वो कंप्यूट करना था। ये दो प्रॉब्लम करेगा आज को, फिर उसके बाद हम लोग सैलरी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या क्या है ये एक बार देख लेंगे हम लोग कि एम्प्लॉय कौन है, आर है, कहाँ पे रह रहा है, बेंगलोर में रह रहा है। ये बेंगलोर से रहने से हम लोगों को कोई मतलब है या नहीं है, कहाँ पे रहता है उससे हम लोगों को कहाँ पे मतलब पड़ता है, हाउस रेंट अलाउंस में पड़ता है। हाउस रेंट अलाउंस में कौन कौन सा सिटी था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। तो बेंगलोर आया नहीं आया, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मिल सकता है, 50% या 40%, 40% मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। एम्प्लॉई है, सैलरी कितना मिल रहा है, 10,000 पर मंथ है, डीए कितना है 6,000, 50% क्या है सर्विस बेनिफिट में एंट्री हो रहा है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट में आएगा, बाकी सब नहीं आ रहा है। तो इसका 50% कितना हो गया 3,000। फिर ही इज प्रोवाइडेड विद ए कार ऑफ 1.8 लीटर। तो हम लोगों को 1.8 लीटर देखना था या 1.6 लीटर देखना था, कार का बेनिफिट 1.6, 1.6 विथ शोफर, मतलब ड्राइवर मिल रहा है। ड्राइवर मिलने से आप लोगों को क्या था, 600 और 900 था। 600 कब था, नहीं है। ड्राइवर में भी आप लोगों को इंजन कैपेसिटी वाइज हम लोगों को देख रहा था, तो इंजन कैपेसिटी वाइज आप लोगों को देखना है। यहाँ पे अभी हम लोगों को प्रॉब्लम खाली बता रहा है, आपको कहाँ से देखना है कैसे देखना है वो हम समझाएगा, फिर आप लोग बोलेगा, फिर हम लोग सब में चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि 1.8 है कि नहीं। ड्राइवर बेनिफिट मिल रहा है ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस। ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस अगर दोनों ही इंक्लूड हो जाता है तब हम लोगों को था 1600 और 1800 था शायद, ठीक है, वो देखना था। तो ये चीज़ हम लोग देखेगा कि कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो जब ये इस टॉपिक में आएगा तब हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं वो भी हम लोग फिर से रिमाइंड करेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर आ रहा है आप लोगों को क्या, कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव्ड बाय आर। तो कमीशन ऑन टर्नओवर परसेंटेज आपको दिया हुआ है,
अमाउंट दिया हुआ है तो आपको ये निकालना है। बोनस, ठीक है, बोनस कहाँ पे लगेगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन, वो सब में लग जाएगा। ही इज़, ये सेम चीज़ आपको दे दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, RFA निकालना है, फर्निश्ड हाउस भी दे दिया, और साथ में एम्प्लॉयर पेज 9,000 पर मंथ प्लस फर्नीचर का रेंट भी दे दिया। क्या दे रहा है, रेंट ही दे रहा है। ही इज़ प्रोवाइडेड, नहीं फर्नीचर का है, पर मंथ दे रहा है तो वो तो रेंट ही दे रहा है, तो आपको रेंट ऑफ द फर्नीचर भी निकालना है। फिर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज सैलरी टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग सेम अमाउंट, और इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, इतना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, एवरी ईयर ही मिलता रहेगा, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। ये कौन सा जगह में दे रहा है पेमेंट, SPF में दे रहा है, RPF में दे रहा है, कहाँ पे दे रहा है ये बोला नहीं है, ये हम लोग देखेगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है 18,000, ठीक है। फिर अभी हम लोगों को निकालना है हिज सैलरी इफ प्रोविडेंट फंड, SPF में अगर होता है तो क्या होगा, RPF में होता है तो क्या होगा, URPF में देता है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए इसका पहले एक फ़ोटो ले लो आप लोग। हो गया। तो पहला बात हम लोगों को क्या निकालना है, 3 पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है, वो तो पहले छोड़ ही देगा भाई, हम लोगों को उसको टेंशन लेना ही नहीं है। पहले हम लोगों को बेसिक पकड़ना है कि बेसिक हम लोगों को मिला, बेसिक हम लोगों को कितना मिल रहा है, 10,000 पर मंथ, हाँ 10,000 पर मंथ मिल रहा है। बेसिक तीनों के लिए सेम रहेगा, तो बेसिक हम लोगों को प्रिपेयर होगी। फिर हम लोगों को मिल रहा था DA 6,000 पर मंथ, जिसका 50% क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन टैक्स तो पूरा पूरी में ही लगने वाला है, हाँ, रिटायरमेंट बेनिफिट हम लोग ये कैलकुलेट करने का टाइम में ही हम लोग निकालेगा, अदरवाइज हम लोगों को नेसेसिटी नहीं है। तो अभी आपके लिए कितना है, 6,000 इंटू 12, तो वो हो गया 72, तीनों के लिए सेम है। फिर आप लोगों को मिल रहा था कमीशन, कमीशन कितना था आप लोगों का, 20 लाख या 10 लाख, 10 लाख में 2%, जो कि आपका आता है नहीं 20,000 आता है, करेक्ट, ये भी सेम है। बोनस आपको कितना मिल रहा है, 16,000, इसमें भी हम लोगों को कोई इशू नहीं आया है। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF। अभी आप लोगों को देखना है टेबल, RPF वाला टेबल देखो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर हम लोगों को मिल रहा है, वो हम लोग टैक्सेबल करता है या नहीं करता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। वो किस में बोल रहा था, 12% में, RPF में बोल रहा है, बाकी स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में टैक्सेबल है नहीं है, करेक्ट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आपको मिल रहा है वो तो टैक्सेबल नहीं होता है, पहला बात। लेकिन टैक्सेबल कब होता है, जब अगर हम लोग 12% से ज़्यादा जमा कर दे। कौन जमा करेगा, एम्प्लॉयर, अपना ही पैसा अपना ही कंट्रीब्यूशन में जमा होगा, वो तो टैक्सेबल नहीं होने वाला। वो किसका पैसा बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को फिर से ऐड करने का दरकार नहीं है। किसका पैसा ऐड करेगा, एम्प्लॉयर का। अगर SPF हो गया, SPF का अंडर में आप कोई भी पैसा जमा किया, वो आपको अभी टैक्सेबल नहीं करना है, ठीक है। SPF में कोई भी टैक्सेबल नहीं करना है, ये समझ में आ गया। फिर RPF में टैक्सेबल करना है इफ इट एक्सीड्स 12%। आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 15%, करेक्ट। फिफ्टीन परसेंट ऑफ हिज सैलरी दे रहा है, प्रोविडेंट फंड में दे रहा है। तो आपको पहले यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक DA कमीशन। बेसिक कितना है आपका, ये DA, ये कमीशन है आपका, ये उसका आपको कितना निकालना है, 12% निकाल, 15% पहले निकालो। 15% कितना हो रहा है, 34,000,
नहीं, बोनस को नहीं करना है ना, बेसिक डीए, और डीए में भी आपको, हाँ वही हम बोल रहे हैं इसीलिए। $31,800 आपने क्या किया, 1,20,000, और इसका 36 होगा, 72 का 36 होगा, 50% है ना, 50% इज रिटायरमेंट बेनिफिट। गलती करो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमको समझना है ना कहाँ पे गलती हो रहा है। करेक्ट। अभी कितना आता है, 1,20,000 आ गया था, प्लस 36,000 प्लस 20,000 इंटू 15%, कितना आता है, 23। 1,20,000 है, प्लस 36 है, प्लस 20 है, हाँ, इंटू 15 कितना आता है, 26,400, 26,400 आया। फिर यह कितना है, 15% के लिए ना, आपको 12% के लिए निकालो कि 12% इज अलाउड है, तो 176 का 12% निकालो, कितना आता है, सेम इसी का 12% निकालना है, बेसिक डीए कमीशन उसका 12% निकालो अब, 36 से पकड़ो, इंटू 12% निकाल लिया आपने, 21,120, लेस करो कितना निकलता है, आप वो भी छोड़ दो, उसके बाद ये भी छोड़ दो, मैंने क्या बोला आपको, आपका 12% से जितना भी ज़्यादा आपने पेमेंट किया होगा वो टैक्सेबल होगा। आप इसको 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 इसमें कितना पकड़ना है, 36 पकड़ना है, इसमें 20 पकड़ना है, तीनों को प्लस करो, इंटू 3% करो, निकल गया। 3% क्या है, करेक्ट, 3% क्या है, 15 माइनस 12, क्योंकि आपको 15% इज नॉट अलाउड, आपको एनी अमाउंट दैट एक्सीड्स 12% विल बी टैक्सेबल, तो आपको कितना परसेंट एक्सीड किया है, 3%, तो 3% ऑफ सैलरी निकालो, वो आपका, करेक्ट करेक्ट, वो आपका 6% जो डिफरेंशियल रहेगा उस ही वही लगता है, ठीक है, हो गया। तो ये समझ गया आपने, ये टैक्सेबल किस लिए हो गया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर का पैसा नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है, रिकग्नाइज ही नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। तो उसको तो हम लोग, एक्ट टैक्सेबल कब होगा, जब उसको हम लोग पकड़ सकता है, रेगुलराइज कर सकता है, बा रेगुलेशन का अंडर में आता है, उसको एक्ट में पता ही नहीं है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है आप कितना पैसा दे रहा है, क्या पैसा दे रहा है, तो नहीं लगने वाला यहाँ पे, वो रिटायरमेंट के टाइम में ही लगेगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन आरपीएफ, इंटरेस्ट आपको मिला है, इंटरेस्ट आपको कितना मिल सकता है आरपीएफ में, 9.5% ही था, लिमिट कितना है देखो, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन कितना मिल सकता है, नहीं, एग्जेम्प्टेड टिल 9.5%, 9.5% से ज़्यादा मिल गया तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको कितना मिल रहा है, 14%, कितना पैसा मिला, इंटरेस्ट 14,000 मिला ना, तो 14,000 के लिए आपको कितना परसेंट में मिल रहा है, 14,000 कितना परसेंट में मिल रहा है, 14% में मिल रहा है ना, तो आपको 9.5% में कितना मिल सकता है, सेम अमाउंट, हाँ वो निकालो, कितना है, 9,500 निकला ना, ठीक है। तो आपको अलाउड कितना है,
500 मिला है आपको, माइनस करो कितना निकलेगा 4500, ये आपका एक्सेस अमाउंट वो टैक्सेबल हो गया। नहीं होगा, ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेसिस क्या था, सैलरी है। इंटरेस्ट आपको सैलरी के बेसिस में तो नहीं मिलता है, इंटरेस्ट किसका बेसिस में मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन का बेसिस में। और इसमें भी हम लोगों को ये चीज़ बोला है कि आरपीएफ में आपको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपको 9.5% तक ही अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं है। आपको मिल कितना रहा है 14%, आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेगा कि पर परसेंट वाइज, तो अगर मुझे 14,000 मिल रहा है, 14,000 कितना के लिए मिल रहा है, 14% के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 1% में कितना पैसा हम कमा सकता है वो निकल गया। ये पर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हाउ मच अमाउंट विल आई इनकर बा हाउ मच इंटरेस्ट विल आई अर्न, ये हमको पता चल गया। तो ये पर परसेंटेज मुझे कितना इनकम होगा ये मुझे पता चल गया। 9.5 के लिए कितना अर्न करना चाहिए ये मुझे पता चल गया। अगर मुझे 9.5 के लिए इतना अर्न करना चाहिए, जो मैंने एक्सेस अर्न किया वो क्या होगा, टैक्सेबल हो गया। तो मैंने इसलिए अर्न, दिस इज द इंटरेस्ट आई हैव अर्नड, दिस इज द इंटरेस्ट दैट इज क्या है, एग्जेम्प्टेड। बाकी अर्निंग से एग्जेम्पशन माइनस कर दिया, वो मेरा टैक्सेबल रह गया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। फिर उसका बाद रह जाता है, अभी हम लोगों को दो चीज हम लोगों को मिल रहा था अभी, कि मुझे आरएफए भी मिल रहा है, मुझे कार का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो पहले अभी हम लोग आरएफए का वो निकाल लो आप लोग। आरएफए क्या क्या बोल रहा था, आरएफए बोल रहा था कि फर्निश्ड अलग से निकालो और अनफर्निश्ड अलग से निकालो, ठीक है। फर्निश्ड में क्या था आप लोगों का, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ना दूसरा कुछ था, प्लस आपका अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू। चलिए बोलिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन का फर्निश्ड अगर एकोमोडेशन आपको मिल रहा है तो आपको उसका वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, परक्विजिट का वैल्यू कैसे निकालना है। हाँ, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, हाँ 10% इज कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यही था फर्नीचर वाला में। अनफर्निश्ड में क्या था, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन, अनन्या मोहन जी, नहीं बोलना है, चलिए आप बोलिए। करेक्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लाइसेंस फी देना था। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलिए। करेक्ट, तो हाँ यहाँ पे क्या था, रेंट और 15% ऑफ सैलरी ना। करेक्ट, फिर इसमें ओन्ड अगर होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हाँ 7.5 से 15% तक था, ठीक है, ये याद है आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि ये भाई साहब जिसको मिल रहा है उनको फर्निश मिल रहा है या अनफर्निश मिल रहा है, कैसा मिल रहा था, क्वेश्चन देखिए, दोनों ही मिल रहा है या एक ही चीज मिल रहा है, फर्निश्ड हाउस मिल रहा है, फर्निश्ड हाउस। तो फर्निश्ड हाउस का वैल्यू कैसे निकाल रहा था, अनफर्निश्ड प्लस फर्नीचर का वैल्यू,
तो ये दोनों ही हम लोगों को निकालना पड़ेगा। फिर उसका बाद अभी हम लोग को देखना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो आप। आपको देखना है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। वो कहाँ पे लिखा, स्टार्टिंग में लिखा रहेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं है? तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो हाँ, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर का हम लोगों को 10% तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। नहीं नहीं, फर्नीचर का कॉस्ट दिया हुआ है आप लोगों का क्वेश्चन में। ठीक है, रेंट दिया हुआ है तो हम लोगों को, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो हम लोगों को फर्नीचर का रेंट दिया हुआ है, कितना मिल रहा है? 1500। 1500 है ना? ठीक है, फॉर दी हाउस 900। 900 पर मंथ या 9000 है? 9000 है ना? He is provided a rent-free house and the employer pays 9000 per month for house and 1500 for furniture। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये पता करना है कि फर्निश्ड का वैल्यू निकालना है। फर्निश्ड का वैल्यू क्या था? 10% और रेंट ऑफ द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। पहले तो फर्नीचर वाला निकालो आप, क्योंकि फर्नीचर निकालेगा। फर्नीचर का कितना है रेंट? 1500 था ना? 1500 इंटू 12 कितना निकलता है? 18,000। ये हो गया फर्निश्ड। और अनफर्निश्ड का निकालना पड़ेगा। फर्निश्ड का भी फर्नीचर का वैल्यू निकल गया। हाँ, फर्नीचर कर लेते हैं इसको। अनफर्निश्ड का क्या था, जो कि अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? हाँ, 15% ऑफ सैलरी आपको निकालना पड़ेगा। और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है? 9000 पर मंथ था। ठीक है, विच एवर इज लोअर। तो 15% ऑफ सैलरी में आप क्या क्या निकाल सकते हैं? सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक, हाँ, और डीए में भी रिटायरमेंट बेनिफिट ही पकड़ना है, या पूरा पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट पकड़ना है। ठीक है, तो बेसिक बोनस भी आएगा। आएगा आएगा। क्यों, आपने अभी तो पढ़ा था कि जो भी परक्यूजिट अभी आपने लिया है यहाँ पे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बेसिक, डीए, बोनस, कमीशन, जितना भी टैक्सेबल अलाउंस, सबको पकड़ना है। ठीक है, तो आरएफए में यही प्रॉब्लम है कि सबको पकड़ना पड़ता है। तो ये सबको पकड़ो। ठीक है, इसका खाली आधा पकड़ना है, इसको पकड़ना है। तो आपको यहाँ तक पता चल गया, तो यहाँ तक पूरा कंप्यूट करो, फिर उसके ऊपर में 15% लगाओ, कितना निकल रहा है? हम्म, ठीक है। हाँ, ये आपको क्या मिल गया? अनफर्निश्ड। ठीक है, अनफर्निश्ड में आपने क्या किया? बेसिक, डीए, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, जो कि आधा होगा। फिर आपको क्या निकाला? कमीशन, लेकिन वो कमीशन कैसा होना पड़ेगा? परसेंटेज में आना पड़ेगा। फिर आपका बोनस निकल गया था। ये सब पकड़ने का बाद में आपको कितना करना है? उसका 15% पकड़ना है। क्यों पकड़ना है 15%? क्योंकि आप पॉपुलेशन वाइज आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है। और पॉपुलेशन वाइज सेग्रीगेट कब करता है? जब वो ओन करता है। ये ओन कर रहा है क्या? वो तो रेंट पे कर रहा है। तो हाँ, लेस होगा, इसीलिए अभी हम लोग आ रहे हैं इसमें। अभी आप लोगों को कितना मिल गया था? जो भी मिला 28,800 निकल गया। ठीक है, अनफर्निश्ड हाउस ये था, और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर यही था। रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है? 9000। कितना निकलेगा? 1000।
कैसे होगा? 9000 इंटू 12 करने से कितना आता है? 9000 था ना, कितना निकलता है? 19। हाँ वही इतना निकला ना। तो ये और ये विच एवर इज, तो कितना हुआ? ठीक है, 28,800। फर्निश का तो आपने निकाल लिया, 1500 इंटू 12। तो फर्निश्ड हाउस का वैल्यू कितना निकलता है? ये दोनों ऐड करने से निकलता है। ये दोनों ऐड करने से कितना निकला? तीनों में से सब में जाएगा, क्योंकि हम लोग तो 3 कैटेगरी के लिए निकाल रहे हैं ना, कि एसपीएफ के लिए अलग, आरपीएफ के लिए अलग, यूआरपीएफ के लिए अलग। ठीक है, हो गया। फिर अभी आप लोग आ जाएगा कौन सा वैल्यू में? कार में आएगा। आप लोग कार निकालो कि कार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1.8 लीटर्स का कार है विथ ड्राइवर है, और आपको बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों काम के लिए। इसमें अभी हम लोगों को क्या देखना था? कार 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 में आप लोगों को क्या क्या देखना था? नहीं नहीं, वो तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे है आप लोगों का, देखिए कार को मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। क्वेश्चन में क्या था? कार वाला पोर्शन पढ़िए। कैसे नहीं लिखा है? हाँ उसका ऊपर में है। उसका ऊपर 6। कार कहाँ गया? कार है आपका थर्ड में। ही इज प्रोवाइडेड विद अ कार। तो उसको क्या मिल रहा है? कार मिल रहा है 1.8 लीटर कैपेसिटी का विद शोफर फॉर हिज। तो प्रोवाइड किया है तो मतलब मेंटेन भी कौन कर रहा है? मान लो एम्प्लॉयर ही, खुद तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये प्रोवाइडेड बाय, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, काम आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं? बोथ पर्पस के लिए। जो 1600 और 1800 वो गलत था, वो कहा था 18 और 2400 आ गया। ठीक है, तो आपको 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ कब होगा? बोथ पर्पस के लिए। बोथ पर्पस के लिए देखो यहाँ पे नंबर आ गया, बोथ पर्पस के लिए नंबर है, अदरवाइज बाकी सब में ये तो नॉट अ परक्विजिट, नॉट अ परक्विजिट। यहाँ पे मेंटेनेंस एंड ड्राइवर पकड़ना है, यहाँ पे ड्राइवर का खर्चा पकड़ना था। बोथ पर्पस आ गया तो आपको 1800 एंड 2400 पकड़ना है। 1800 एंड 2400 कब पकड़ना है? 1.6 लीटर 1 लेकिन ये कम और ये ज़्यादा, तो आपको कौन सा पकड़ना है? 2400 पकड़ना है अभी इस केस में। ठीक है, तो 2400 अगर आप पकड़ना ही है आपको, तो आप क्या करेगा यहाँ पे? मोटर कार का परक्विजिट कुछ है? नहीं है। मोटर कार को आपको नाम पे आपको मिला है कि नहीं मिला? परक्विजिट यहाँ पे कितना मिल रहा था आपको? 2400। कितना महीने के लिए मिल रहा है? हाँ, तो निकालो 2400 इंटू 12 कितना निकलता है? 28,800। ठीक है, अभी हम लोगों को और क्या मिल रहा है साथ में? अभी हम लोगों को तो उसका यूज़ के लिए मिल रहा है, और हम लोगों को जो अभी प्रोवाइड कर दिया गाड़ी का वैल्यू हम लोग ने निकाला नहीं? निकाला। तो गाड़ी का वैल्यू भी आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको किसका निकल रहा है? ये खाली ड्राइवर का वैल्यू निकाला यहाँ पे। अभी हम लोगों को गाड़ी का वैल्यू भी निकाला, क्योंकि गाड़ी भी हम लोगों को ड्राइवर का वैल्यू निकाले। गाड़ी का वैल्यू नहीं दिया भाई। गाड़ी का वैल्यू से हम लोग क्या करता है? कुछ तो नहीं करता है।
क्या निकाल सकता है बोलिए? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप वही बोल रहे हैं। अभी हम लोग कार का वैल्यू निकाल लिया है। इंजन से कितना निकाल सकता था हम लोग? 1.6 से 900, 600 या 600 या 900 था। ये भी चलो, ये तो याद है कम से कम, यही था 600 या 900 था। चलिए, यहाँ पे उल्टा था, वो भी हम लोग देख लेगा कि वो उल्टा वाला करेक्ट था या नहीं था। पहले अभी हम लोग ने क्या किया था? 2400 वाला वैल्यू निकाल लिया कि अभी 900 करके देखो आप लोग। ये 2400 क्या निकाला? 24 इंटू 12 इज द कार का वैल्यू निकाल लिया। कितना निकल गया? 28,800। फिर आप लोग क्या निकालेगा? 900 इंटू 12 कितना निकलता है? 10,800। दोनों प्लस करने से कितना है? हो गया। वही हम बोल रहे, उल्टा ही तो है ना। उल्टा, उसमें क्या लिखा था? 1.6 लीटर से कम होने से 900 था। उल्टा ही बोला था। ठीक है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या पकड़ना है? दो चीज़ पकड़ना है कि आपको गाड़ी भी, अगर गाड़ी का वैल्यू मिल रहा है, खाली आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी यूज़ कर रहा है, तब गाड़ी का वैल्यू निकालने के लिए आपको पकड़ना है क्या? 1800 और 2400 पकड़ना है। ये क्या है? फॉर कार यूसेज। अगर आपको ड्राइवर मिल जाता है तो ड्राइवर के लिए अलग से आपको 600 टू 900 ये पकड़ना है। अगर ओनली कार यूज कर रहा है तो 1800 2400 कब पेमेंट करना है? इफ यू आर यूजिंग द कार फॉर बोथ दी पर्पजेस, बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पजेस। और अगर आपको ड्राइवर मिल गया और ड्राइवर को भी आप दोनों ही काम के लिए यूज कर दिया, देन यू हैव टू क्वांटिफाई द वैल्यू एट 600 और 900 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी ऑफ योर कार। प्रोवाइडेड विद द कार, मतलब आपको, हाँ दिया तो दे दिया, तो आप तो यूज कर रहे हैं। पैसा लिया, पैसा लिया आपसे? नहीं लिया, तो आपको परक्विजिट मिल गया। परक्विजिट मिल गया तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या? इंजन कैपेसिटी दिया है, दिया हुआ है। साथ में ड्राइवर के बारे में बोला है, बोला हुआ रही है। किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, दिया हुआ है। सभी चीज तो दिया हुआ है। एवरीथिंग विल बी देयर इन द क्वेश्चन, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट दिया तो रहेगा आपको। ठीक है, हो गया? नहीं, वो अलग होगी। चलिए, यहाँ पे अभी यहाँ तक खत्म हो गया आप लोगों का। ग्रोस सैलरी निकल गया। फिर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 पहले मिल रहा था, अभी 75,000 अगर न्यू रिज्यूम आप चूज करता है तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। वो भी आपको ओल्ड में, चलो आप नीचे में लिख दो कि करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आ गया। फिर सेम चीज़ होगी यहाँ पे, आप लोगों को क्या करना है? सबको कंप्यूट करो। टोटल तो निकल गया सबका लिए, अलग अलग ही निकला। फिर अलग अलग क्या निकलेगा? टोटल निकलेगा सैलरी का। हो गया, इसमें इशू नहीं है। फिर हम लोग एक काम करता है, आप लोग तब तक ये देखो कि रिलीफ का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि नहीं। रिलीफ का बारे में कुछ लिखा? रिलीफ फ्रॉम सैलरी, एरियर सैलरी और एडवांस सैलरी, उसका बारे में कहीं पे लिखा है?
मिला है आप लोगों को? चलो, तब तक ये प्रॉब्लम हम लोग देखेगा। ये कौन है? मिस्टर जनकराज, ठीक है। कहाँ पे? जनरल मैनेजर है, कोई में मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो कब दिया हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 दिया हुआ है। आपको बोला है कि बेसिक सैलरी इस टाइम तक उनको 70,000 मिल रहा था, और फिर नेक्स्ट डे से उनका क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया 10,000 का, ठीक है। तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च, तो उसमें कितना महीना हो गया? कैसे? दिसंबर मिला फुल, जनवरी मिला, फरवरी मिला, मार्च मिला, तो कितना महीना? 4 महीना आपको इंक्रीमेंट मिला। बाकी ये कितना महीना रहे? बाकी कितना महीना है? यहाँ पे 4 मंथ्स अगर हुआ, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो 17 into 8 और 14 into 18 into 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका बेसिक निकल गया। कितना होगा बेसिक? कितना होता है? ठीक है। अभी हम लोग एक ही बार में सम नहीं करने वाला है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकलते रहेगा, ठीक है। 8,80,000 निकल गया, हो गया, नहीं देखना है। फिर हम लोगों को क्या देखना है? सेकंड में बोला है डियरनेस अलाउंस, जो कि आपका सैलरी का पार्ट नहीं है, तो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। 50% ही नहीं है, बाकी 50% तो रिटायरमेंट है, तो आपको पकड़ना है। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है या पार्टली टैक्सेबल होता है या एग्जम्प्टेड रहता है? कुछ कुछ क्या होता है? डियरनेस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस कितना है? किसका है? हाँ, बेसिक कितना है आपका? 8,80,000 का 50% कितना होता है? 4,40,000, ठीक है। चलिए, हम लोग जितना पॉइंट खत्म हो गया उसको क्रॉस आउट करता रहेगा। खत्म। फिर उसका बाद क्या है? बोनस आपको कितना मिल रहा है? 1 महीने का मिल रहा है। और ये क्या है? दिस वॉज पेड इन नवंबर 2022 ऑन बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो डियरनेस अलाउंस बोनस कितना मिला होगा? बोनस इज बेसिक प्लस डीए, लेकिन कौन सा महीना का? नवंबर का है। वो आप बताओ। छोड़ दो वो। डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है आपको? वो तो 4,40,000 मिल रहा है, वो डिवाइडेड बाई 12 करने से कितना मिलता है? कितना मिल रहा है? बेसिक कितना है आपका? जो डियरनेस अलाउंस मिलता है वो क्या बोला है? बेसिक, बेसिक प्लस नहीं, बेसिक का 50% मिलता है। बेसिक कितना है? 50% कितना होगा? टोटल कितना होता है? 1,05,000, ठीक है। बोनस, बेसिक, डीए, क्वेश्चन में जो लिखा है बस। हाँ बोलिए। पर मंथ हिसाब से क्यों निकाला है डियरनेस? करेक्ट। 1 मंथ का सैलरी, 1 मंथ का सैलरी मतलब क्या है? कौन सा महीने का सैलरी? नवंबर का सैलरी पकड़ो आप।
दिस वॉज पेड इन नवंबर, बा अक्टूबर भी आप पकड़ लेता है तो क्या है, अक्टूबर में भी आपका 70 था, तो तो उसी मंथ का आपको सैलरी पकड़ना पड़ेगा। तो 1 मंथ का सैलरी पकड़ो और बेसिक प्लस डीए पकड़ो, और ये क्या बोल रहा है, डियरनेस अलाउंस एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ, तो पूरा ईयर का आपको पकड़ना नहीं है, आपको खाली उसी महीने का पकड़ना है, ठीक है। फिर उसका बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो ये भी हम लोग को देखना था। आरपीएफ होने से अभी हम लोगों को दो चीज़ देखना है, आपने देखा है कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन 12% से ज़्यादा हो जाए तब जाके होगा, और इंटरेस्ट में 9.5% से ज़्यादा हो जाए तब जाके हम लोगों को कंप्यूटेशन करना है, अदरवाइज बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑफ द एम्प्लॉई इज 18% ऑफ बेसिक सैलरी, तो आपने जो बोला 18% वाला प्रॉब्लम आ गया, तो नॉर्मली था 18%, आपको मिलना चाहिए कितना 12%, तो 6% आपका इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक डीए कमीशन, हाँ उसका 6% मारो आप, कितना निकलता है, किसका 6% किया आप आरपीएफ में, तो चलो यहाँ पे अभी आप लोग क्या कर रहा था वो भी आप लोग देखिएगा, फिर से कहाँ गया, ये आरपीएफ था, बेसिक डीए कमीशन, बेसिक कितना है आपका 8,80,000, डीए आपका है 4,40,000 है, 4,40,000 का कितना पकड़ना पड़ेगा, 4,40,000 का पूरा पकड़ेगा, चलिए पूरा पकड़ लेने से कितना पड़ेगा 12,00,000, 13,12,000, कितना निकल रहा है 13,12,000, 13,20,000 करेक्ट, 13,20,000 में फिर आपको कितना पकड़ना है 6% पकड़ना है, कितना निकल रहा है, नहीं वो तो अलग बात है, वो आप बोलो 79,200, यहाँ पे निकला कितना, हाँ क्यों निकला है, ठीक है 50% आपको बोल दिया है कि सैलरी का पार्ट था, तो यहाँ पे अभी हम लोग वो चीज़ नहीं पकड़ना है, वो कितने मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या बोला नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, आपका जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 50% है ना, 50% क्या बोल रहे हैं, पूरा पूरी नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, आपको डीए कब पकड़ना है, जब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, तो यहाँ पे हाँ तो इसीलिए उसको डीए को इंक्लूड कर रहा था आप, उसमें भी तो डीए को इंक्लूड कर ही रहा था, वही चीज़ सेम चीज़, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्वेश्चन में नहीं बोला, आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डियरनेस अलाउंस एट द रेट 50% ऑफ बेसिक सैलरी, वो बोल रहे कि डियरनेस अलाउंस इतना है, हाँ डियरनेस अलाउंस इज 50% ऑफ सैलरी, ये है, फिर बोल रहा है अभी जो ये डियरनेस अलाउंस आपको मिल रहा है ये नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, नहीं समझ में आया, डियरनेस अलाउंस इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो आपको तो डीए पता चलेगा कितना हो गया, फिर बोल रहा है कि ये जो डीए आपको मिल रहा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों का क्या होगा, चेंज हो गया, तो ये कितना आएगा 8,80,000 का, निकल गया, तो
ख़त्म ख़त्म ख़त्म। फिर प्रोफेशनल टैक्स 6000, कितना पेमेंट किया है आपने? 6000 पेमेंट किया है। और फिर उसमें से आपने कितना पे, आपका तरफ से कितना, तो आपने कितना पेमेंट किया है? और बाकी को कितना किया है? नहीं नहीं, एम्प्लॉयर कितना दिया है? 3000। और आप कितना दिया है? कैसे नहीं बोला है कोई? हाँ हाँ, बाकी 3000 कौन दिया है? 6000 पेड जमा हुआ है, 3000 एम्प्लॉयर दिया है, रेस्ट 3000 कौन देगा? एम्प्लॉय खुद देगा। ये आपको मानना है, ये चलना है, यही होगा। और कौन देगा? ये भी टैक्स किसको देना चाहिए? एम्प्लॉय को देना चाहिए। एम्प्लॉय को ही देना चाहिए, खुद से देना चाहिए। वो दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है। आपका तरफ से आपको कोई भी बेनिफिट अगर मिल रहा है, वो बेनिफिट क्या होता है हम लोगों को? ये बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? ये टैक्स मेरा पैसा से जाना चाहिए था, अपना पैसा से गया। कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉयर से जो भी पैसा मुझे मिलता है वो क्या होता है? जो भी पैसा मुझे मिलेगा वो क्या है? अलाउंस है, सैलरी है, क्या है? सैलरी है। तो इसको, ये 3000 को हम लोग सैलरी में इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या है? टैक्स लगाना पड़ेगा। जैसे आपने क्या कर दिया था, इसका ऊपर में टैक्स लगा है, एक्सेस 6% का ऊपर में प्रोफेशनल टैक्स, दैट इज नॉट पेड बाय यू बट इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन योर बिहाफ। तो आपका 3000 क्या हो गया? कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो ये 3000 का बेनिफिट आपको मिला है, तो ये 3000 क्या हो गया? आपका हाथ में टैक्सेबल हो गया। ठीक है, समझिए आप। फिर उसका बाद क्या है? फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप। तो आप लोगों को मिला था मूव, क्या था? ट्रांसफर ऑफ एसेट, मूवेबल एसेट मिल रहा था। तो मूवेबल एसेट में हम लोग क्या कर रहा था? लैपटॉप में कितना था? 20%, 30%, 40%, कितना था? कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप था, हम लोग पकड़ रहा था। वो कितना है? फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप प्रोवाइडेड टू जनक राज फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, कॉस्ट ऑफ लैपटॉप इतना है। उसमें भी हम लोगों को क्या करना था? WDV मेथड लेना था। चलिए बोलिए कितना है? नहीं 65,000 छोड़ दो, कौन सा परसेंटेज पकड़ना है? बोलो फिर से देख लो। हाँ 50% होना पड़ेगा। कितना कितना रेट था? 3 कैटेगरी था ना। हाँ 10% किसका लिए था? फर्नीचर्स। 20% किसका लिए था? मोटर व्हीकल्स के लिए था। बाकी 50% किसका लिए है? लैपटॉप्स। उसमें कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। उसमें भी कितना है? कौन सा मेथड यूज़ करना है? WDV या WDV या SLM? SLM किस में यूज़ करना था? फर्नीचर में करना था। चलो उसमें, चलो फिर बाकी अभी क्या है? कौन सा मेथड पकड़ना है? WDV मेथड पकड़ना है। कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप कितना है? 65। और आप अभी निकाल कौन सा महीना के लिए रहा है? 22, 23। तो यहाँ पे आप उसमें WDV मेथड निकालो। 65,000 में आपको कितना मिलेगा? बेनिफिट निकालो, उसका 50% निकालो आप। हाँ। हम्म 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 लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीटेड ईयर हुआ है यहाँ पे।
कैसे भी पकड़ो, अभी हमको मुझे बताओ, अभी हम लोग यहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा कि नहीं करेगा? पहला कंप्लीट नहीं हुआ तो डब्ल्यू भी नहीं मिलेगा। हम लोग डब्ल्यू क्या क्या कर रहा था, इसे पकड़ लीजिए। नॉर्मली ये होता था 65,000। 65,000 में हम लोगों को क्या करना था, 50% निकाल लो, कितना हो गया? कैसे होगा 6,500? 10% होता है यहाँ पे, 30 टू 500, ठीक है। तो 32,500, तो आपके पास कितना रह गया? 32,500। तो ये 32,500 आपका क्या होता था? ये वैल्यू होता था। नहीं, नेक्स्ट टर्म के लिए नहीं, इस साल को आप कितना यूज़ किया है अभी इस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। उसका ऊपर में फिर आएगा वो, उसमें भी कितना आएगा? 16,000, जितना भी आएगा। तो 16,000 आप यूज़ किया है, जितना भी आपका भी वैल्यू रह जाता है उतना ही आपका क्या होता है? कॉस्ट ऑफ यूसेज ऑफ जो भी एसेट आप कर रहा है उसको पकड़ लेता है पहला। हाँ हाँ, लेकिन होगा कि नहीं ये मुझे बताना है। ठीक है, फिर से अभी हम लोग आ रहा है उसी एसेट पे, ठीक है। आपको तो वही करना है ना, ठीक है। अदर देन कंप्यूटर 10% पकड़ना था, ठीक है। ये तो नहीं है, ठीक है। आपका क्या है? कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअल कॉस्ट है आपका 65,000, डेप्रिसिएशन हम लोग ने निकाल लिया, 65 था, ठीक है। 32,500 डेप्रिसिएशन था, इन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीट हुआ नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका हम लोग आधा भी ले सकते हैं। हाँ, आधा लेना है, नहीं लेना है? नहीं लेना है, चलो मान ले हम लोग नहीं लेना है, नहीं लेना होता है उसको। कंप्लीट ईयर होने का बाद में ही हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कंप्लीट नहीं हुआ है तो मान लो हम लोग यहाँ पे नील रही है। नहीं, आपने लिया कब है? अक्टूबर को लिया। अक्टूबर से आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो अक्टूबर से मार्च तक 5 महीना ही हुआ है, ईयर खत्म हुआ है। 5 महीना हुआ है ना, कुछ भी हो, ईयर कंप्लीट हुआ है। ईयर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्यों लेगा? डिप्रिसिएशन बोल ही दे रहा है फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। आप कंप्लीट नहीं किया है तो डिप्रिसिएशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है, पूरा एक्सेल होना पड़ेगा। चलो मान ले रहे हैं हम लोग का नील हो रहा है। अभी मेरे पास वैल्यू कितना रह जाता है? 65,000। लेकिन ये चीज़ कब होता है? जब मूवेबल एसेट क्या होना पड़ेगा? ट्रांसफर होना पड़ेगा। आपका यहाँ में ट्रांसफर हुआ है इस क्वेश्चन में? हुआ है या नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ है हुआ है? करेक्ट करेक्ट, एक चीज़ अच्छा बोला आपने, बोथ यूजेस के लिए दिया हुआ। पहला बात, फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप दिया है कि आप यूज़ करो, वो तो आप कहीं पे भी बैठ के कर सकता है, ठीक है। पहला बात, आपको ट्रांसफ़र थोड़े हुआ है। ट्रांसफ़र मतलब क्या है? आपका पास आ गया है, आपका पास थोड़ा है, नहीं आया है। पहला बात, अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो डिप्रिसिएशन वाला केस नहीं एप्लीकेबल होगा। करेक्ट, अगर बोथ यूज़ होता है तो हम लोगों का कुछ बेनिफिट हो रहा है, पर्सनल यूज़ कर रहा है। यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे भी एक चीज़ बोल रहा था कि अगर कुछ भी एसेट को अगर हम लोग बोथ दी पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है, उसमें हम लोगों को कुछ भी टैक्सेबल नहीं देना है। यहाँ पे चलो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो गया। ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर यूज़ कर रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। फिर एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस यहाँ पे भी नहीं है। फिर आप लोगों को पकड़ना था बोथ द पर्पस, ये तो कार वाला में आ जाता है, कार वाला में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, तो छोड़ो।
आप लोगों को ये चीज़ देखना है, अगर कुछ भी एसेट को अगर हम लोग क्लासीफाई नहीं किया है कार को छोड़ के, क्योंकि कार को ही हम लोग क्लासीफाई किया था इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पैसा में, ठीक है, बाकी सब चीज़ को हम लोग क्लासीफाई नहीं किया है, और उसको अगर हम लोग कोई भी एक चीज़ को अगर हम लोग बोथ दी पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है, उसको हम लोगों को टैक्सेबल नहीं करना है। $65,000 भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, टैक्सेबल ही नहीं होना है। टैक्सेबल कब होता है, जैसे आपका 65,000 था, 65,000 से आपने कंप्लीटेड, बाकी तो 30,500 रह गया था, ये 30,500 आपका क्या होता था, परक्विजिट में टैक्सेबल हो जाता था। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पहला बात ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और अगर ट्रांसफ़र भी अगर हो जाता तब भी आपने क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र अगर होता तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पहला बार ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और फिर अगर आप यूज़ कर रहा है तो यूज़ भी कर रहा है ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज़ के लिए। अगर सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया होता तब आपको कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर जो था उसका 10% निकालो, या आपका 15% जो भी निकालना था वो निकाल के आप काम कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 0 होगा। फिर आपका क्या आ जाता है, लीव ट्रैवल कंसेशन किसको मिला है, जनक राज को मिला है, उसका वाइफ को मिल रहा है, उसका थ्री चिल्ड्रन को मिल रहा है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिल रहा था वहाँ पे चिल्ड्रंस का नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में कुछ कैप था, 2 था, कंफर्म है, एक बार देख लेना। जनकराज और आपका वाइफ, और वहाँ पे 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एज्ड 6, ट्विन सन्स एज्ड 4, उसका सेकंड बच्चा सब क्या हो गया, ट्विंस हो गया। तो ट्विंस के लिए क्या हो गया, करेक्ट, वो तो वो समझ गया, हाँ। तो पहला एक तो हो गया, सेकंड वाला ये भी एक्सेप्टेबल है। आप बोला कि 2 बच्चा का कंसेशन लिमिट था, तो पहला वाला में एक बच्चा, सेकंड वाला में ट्विंस हो गया, तो एक ही बार में हुआ, तो उसको भी हम लोग अलाउड कर देता था, तो वो भी छोड़ दो, ये अलाउड है। फिर कॉस्ट ऑफ एयर टिकट्स इकोनॉमी कितना मिल रहा है, इज रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर एडल्ट्स एंड लम सम 2500 फॉर 3 चिल्ड्रन, ठीक है। तो उसको टोटल कितना पैसा मिला है, 45,000 मिला है। जनकराज इज एलिजिबल किस इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग दिस एग्जामेशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट दिस टिकट, वो भी छोड़ दो। यहाँ पे क्या बोला है, पहला बात आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिल रहा है, घूमने के लिए मिल रहा है, वो भी अलाउड किसका लिए था, 2 बच्चा के लिए था, अलॉन्ग विद योर फैमिली। लेकिन उसको कहाँ पे घूमना पड़ेगा, इकोनॉमिक क्लास में। इंडिया में घूम रहा है लेकिन वो इकोनॉमिक क्लास में घूम रहा है। एडल्ट के लिए इतना पैसा मिला और बच्चा के लिए इतना मिला, तो 20 + 25 आपको 45 मिल रहा है। और यहाँ पे बोल दिया कि ये आप एलिजिबल है इस क्लेम को लेने के लिए, तो आपको मिला था 45, जो कि आपको टैक्सेबल हो जाता है। फिर उसका बाद आपको क्या मिल रहा है, एग्जाम्शन मिल रहा है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि आपको एग्जाम्शन अलाउड है। तो पहला बात लीव ट्रैवल कंसेशन, पहले टैक्सेबल लगा दो, फिर उसका बाद एग्जाम्शन ले लो, माइनस कर दो, अल्टीमेटली कुछ भी टैक्स नहीं लगना है। यहाँ पे क्या बोल दिया, LTC वॉज अवेल्ड बाई हिम एंड हिज फैमिली बाई इकोनॉमिक क्लास फेयर। अगर दूसरा होता तो पूरा पूरी टैक्सेबल लग जाता। रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सब तो समझ गए आप लोग, हो गया, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। लीव ट्रैवल कंसेशन खत्म हो गया। प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है, एम्प्लॉई का तो खुद का नहीं लगने वाला है। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप दोनों काम के लिए लगा है, बाकी सब को टोटल करो। प्रोफेशनल टैक्स आपने कितना दिया, आपका नाम पे 6,000, 3,000 यहाँ पे नहीं होगा, ये 3,000 एम्प्लॉयर दिया, 3,000 एम्प्लॉयर दिया और 3,000 खुद हम एम्प्लॉय दिया, टोटल कितना दिया 6,000। तो 6,000 जितना भी पेमेंट हुआ होगा प्रोफेशनल टैक्स, अगर वहाँ पे मान लीजिए 6,000 इज ड्यू, 6,000 इज ड्यू बट 3,000 वाज पेड बाय एम्प्लॉयर होता, तो यहाँ पे 3,000 ऊपर लगता और यहाँ पे भी नीचे में 3,000 ही रहता, ठीक है, हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद आप लोगों को खाली
ये चीज़ देख के आओ आप लोग, लास्ट यही चीज़ हम लोग डिस्कस करेगा, इसके बाद सैलरी ख़त्म है। रिलीफ व्हेन सैलरी इज पेड इन एरियर्स और इन एडवांस। रिलीफ मिलता है, कैसे मिलता है वो हम लोग को देखना है। ये मिल किस लिए रहा है, अगर आपको एरियर में सैलरी मिला है, एरियर का सैलरी मतलब हो गया आपको ड्यू हो गया था लास्ट ईयर्स, प्रीवियस ईयर में आप लोगों को ड्यू हो गया था, लेकिन मिल कब रहा है, इस साल में। या रिलीफ व्हेन सैलरी इज रिसीव्ड इन एडवांस, अगर हम लोगों को रिसीव्ड पहले हो गया तो टैक्सेबल भी पहले हो जाएगा, तो तब जाके हम लोगों को रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ हम लोग देखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ घर पे देख के आओ, फिर उसके बाद हम लोग ख़त्म करेगा।